चलिए आज हम लोग डाउट क्लियरिंग क्लास में जो आप लोगों के डाउट आप लोगों ने हमें शेयर किए हैं उसको क्लियर करते हैं। तो इसमें पहला डाउट जो भेजा गया था वो ये था कि वाई आर रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन अ सर्किट। ये पहला डाउट था। तो इसका आंसर होगा, आंसर एक ही लाइन का होगा, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए एक टीवी है आपके पास और टीवी में करंट मिलना चाहिए 2 एम्पियर का। टीवी की कैपेसिटी है कि उसमें 2 एम्पियर करंट जाना चाहिए। आपने इस टीवी को ऐसी सप्लाई लाइन के साथ जोड़ा जिसमें से करंट आ रहा है 5 एम्पियर का। तो ये 5 एम्पियर का करंट अगर इसमें चला गया तो टीवी खराब हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए टीवी में रेजिस्टर्स लगे होते हैं। मान लो टीवी के अंदर भी लगा हो सकता है लाइन के साथ ही, और हम समझाने के लिए ये मान लें कि सर्किट में एक रेजिस्टर लगा है। इस रेजिस्टर का काम क्या होगा? इस करंट को कंट्रोल करना। मतलब हमने रेजिस्टर की पावर तो अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, ज्यादा या कम। हमने ऐसा रेजिस्टर लगाया जिससे कि करंट, जब 5 एम्पियर का करंट इसमें आए तो इसके आगे सिर्फ 2 ही एम्पियर जाए, बाकी 3 एम्पियर रेजिस्ट हो जाए, रुक जाए, आगे बढ़ ना पाए। तो हमने रेजिस्टर का काम क्या किया? रेजिस्टर का काम था कि करंट के फ्लो को कंट्रोल करना। मान लो हमने कोई ऐसी डिवाइस लगाई है जिसमें 3 एम्पियर करंट चाहिए और 5 एम्पियर की सप्लाई लाइन है, तो क्या उसमें यही रेजिस्टेंस लगा देंगे, यही रेजिस्टर लगा देंगे? नहीं, उसमें हम ऐसा रेजिस्टर लगाएंगे जिससे कि वो सिर्फ 3 एम्पियर के करंट को आगे भेज पाए। तो ये रेजिस्टर तो अपने फायदे के हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से हम कम और ज्यादा इसको कर सकते हैं वैल्यू। इसलिए इस रेजिस्टर का क्या काम होता है? टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट, कि करंट को कितना जाना चाहिए किसी अप्लायंस के अंदर। ठीक है, तो सर्किट में रेजिस्टर्स का क्या काम होता है? टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। ओके, अब सेकंड, जो सेकंड डाउट है वो लिखकर नहीं बता रहा हूं, मैं समझा दे रहा हूं, काफी बड़ा है लिखने में। हम मुझसे ये किसी ने बोला कि अगर हम एक कंडक्टर में कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक है, ये हमने आग लगा दी, इसमें टेम्परेचर बढ़ गया, तो उनका कहना यह था कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो तेजी से भागने लग गए होंगे। इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन तेजी से भागने लग गए तो वो, अगर करंट यहां से आ रही है तो इसको लेकर बहुत तेजी से भाग जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तेजी से भागने लग जाएंगे। जब टेम्परेचर बढ़ेगा उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो वो क्यों नहीं फटाफट यहां पहुंच गए, जल्दी से क्यों नहीं पहुंच गए? क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये हमने आपको बताया था, है ना। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नॉर्मल केस में, प्योर मेटल के केस में क्या होता है? टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये हमने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर प्योर मेटल के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब करंट कम फ्लो होना चाहिए। जबकि दिमाग क्या कहता है कि अगर हमने इसको गर्म कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन तेजी से भागने चाहिए। इलेक्ट्रॉन तेजी से भागने चाहिए, इसका मतलब करंट तेज हो जाना चाहिए। जबकि हमने आपसे कहा कि करंट तो धीरे हो जाता है टेम्परेचर के बढ़ने से, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो कारण यह है कि मान लीजिए एक कमरे में 10 लोग खड़े हैं और उनसे हम कहें धीरे 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 चलो, वो धीरे 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 अपने स्थान पर चल रहे हैं। अब हमें एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना है, तो हमें यह पक्का मान लीजिए, अगर कोई धीरे 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 धीरे, ऐसे आपने कई खेलों में भी देखा होगा, कि मान लीजिए हमें यहां से एक आए और यहां से हमें आगे बढ़ना है, यहां से आगे बढ़कर यहां तक जाना है।
रास्ते में यहां से कोई राक्षस ऐसे बार बार ऊपर उठता है, अगर हम इससे टकरा गए तो मर जाएंगे। अगर मान लीजिए ये बहुत धीरे धीरे एक राक्षस या दो राक्षस हैं और वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे टकराने की संभावना उसकी काफी कम होगी, क्योंकि आप वेट इजीली आपको आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये कभी कम ही बार आएगा, बहुत धीरे धीरे आ रहा है, ऊपर उठा और एक बार नीचे गया, फिर धीरे धीरे ऊपर आएगा। लेकिन अगर ये सारे जो रेजिस्टेंसेस हैं ये फटाफट ऊपर नीचे इस तरह से कर रहे हों, तो क्या होगा, अगर ये इस तरह से बार बार अप एंड डाउन मोशन कर रहे हो तो हमारे इनसे टकराने के चांसेस ज्यादा होंगे। ये तो लॉजिकली आपको भी मालूम है कि अगर यहां से ये जो राक्षस है ये धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है तो टकराने के चांसेस कम होंगे, और अगर ये बार बार ऐसे ऊपर उठता है फिर नीचे गिर जाता है, फिर ऊपर उठता है फिर नीचे गिर जाता है, तो इससे टकराने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे। तो वही कंडीशन इस केस में भी होगी कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स ढेर सारे हैं लेकिन उनका मोशन धीरे है तो टकराने के चांसेस भी उतने ही कम होंगे, और टकराने के चांसेस कम होंगे तो इसका मतलब फ्लो थोड़ा ज्यादा आसानी से होगा। लेकिन अगर जैसे ही हमने इनको टेम्परेचर बढ़ाया तो इनका जो भागना है इलेक्ट्रॉन्स का, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से बहुत तेजी से भागने लग जाएंगे, जितनी तेजी से भागेंगे उतनी ही तेजी से एक दूसरे से टकराएंगे, तो रेजिस्टेंस कम होने के बजाय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतनी ही ज्यादा बार टकराएंगे। ये कंडीशंस हम लोग किसी बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम आएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप समझ लें एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्योंकि वो उतनी ही ज्यादा बार टकराएंगे। ठीक है, तो जितनी ज्यादा बार टकराएंगे उतना ही उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाएगी और उसी के कारण वो रेजिस्ट हो जाएगा फ्लो, उतनी आसानी से करंट जितनी आसानी से पहले जा रहा था उतनी आसानी से नहीं जा पाएगा। यही रीजन है कि टेम्परेचर के बढ़ने से जो करंट का फ्लो है वो कम हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा अभी तक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डाउट नंबर 3। ये डाउट नंबर जो 3 है ये आपके कईयों का डाउट है, तो इसको ध्यान से लिख भी लेंगे और समझ भी लेंगे, इंपॉर्टेंट भी है। आपने हमें बोला कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है, तो दोनों का डिफरेंस आप लोग नोट कर लें। पहले लिखवा देता हूं फिर समझा देगा। जो इनका डिफरेंस है, सबसे पहला, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ऑफ मेटल, या मेटल से बेटर नाम है कंडक्टर, टू ऑपोज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। रेजिस्टेंस क्या होता है, ये आपको डेफिनेशन इसकी मालूम होनी चाहिए। रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, मेटल को छोड़ दे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। किसकी प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण ये करंट के फ्लो को अपोज करता है। अब रेजिस्टिविटी के केस में हम बढ़ें तो ये है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल which defines resistance। ठीक है, तो ये चीज आपको मालूम हो जानी चाहिए कि रेजिस्टेंसेस में, इसमें आप किस तरह से, अगर हम बात करें कि ये रेजिस्टेंस क्या चीज होती है और रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टेंस होता है प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, और रेजिस्टिविटी होती है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है और ये
मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अब इसको आप इस तरह से समझ लें, ह्यूमन और ह्यूमैनिटी। ह्यूमन कोई भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, रावण भी हो सकता है। राम के अपने गुण होंगे, रावण के अपने गुण होंगे, ठीक है। इसमें जो गुण होगा उसको आपने नाम दे दिया देवता का, इसके जो भी गुण थे उसको नाम दे दिया आपने राक्षस का। लेकिन क्या ये सभी के हैं? जरूरी तो नहीं कि सभी व्यक्ति एक जैसे हों, किसी में कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, किसी में कोई। लेकिन ह्यूमैनिटी की क्या दो परिभाषाएं हैं? ह्यूमैनिटी तो एक ही होती है कि अगर मान लो कोई मर रहा है तो उसकी हमको देखभाल करनी चाहिए, देखना चाहिए कि क्या हुआ। उसका इन सब नाम से कोई लेना देना नहीं है कि वो श्याम था, राम था, रहीम था या कोई और था जो उसकी सेवा करेगा या दूसरा नहीं करेगा। तो ह्यूमन का मतलब हो गया कि कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर कंडक्टर, उसका रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है, वो रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आता है। लेकिन किसी मटेरियल की बात करें, जैसे कॉपर के बारे में बात करें, कॉपर की रॉड है, कॉपर की रॉड हो कोई इतनी बड़ी, उसका कोई स्पेसिफिक कोई एक रेजिस्टेंस होगा कि इसमें इतना रेजिस्टेंस होना है। अगर इसकी वैल्यू को हम बड़ा और छोटा करें तो इसका रेजिस्टेंस भी कम और ज्यादा आपको मिलेगा। लेकिन अगर रेजिस्टिविटी के बारे में बात करें तो कॉपर के केस में अनचेंज्ड रहेगी। आप रेजिस्टिविटी कॉपर की 1 मीटर या 1000 मीटर, इन दोनों में से कोई भी चेक करें तो रेजिस्टिविटी सेम होगी दोनों की, लेकिन रेजिस्टेंस दोनों का अलग होगा। कारण क्या है कि रेजिस्टेंस 4 चीजों पर डिपेंड करता है। यह हमने आपको फैक्टर्स के केस में बताया था। रेजिस्टेंस किन 4 चीजों पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस करता है 4 चीजों पे। नंबर 1, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। नंबर 1 लेंथ, नंबर 2 एरिया, नंबर 3 टेम्परेचर और नंबर 4 नेचर। इन 4 चीजों पर डिपेंड करता है। ये आपको मालूम है रेजिस्टेंस, ये हमने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन डिपेंड्स ऑन ओनली टेम्परेचर एंड नेचर। नेचर किसका? नेचर ऑफ मटेरियल। इसका मतलब जो रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ 2 चीजों पर डिपेंड करती है, एक टेम्परेचर और दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल। जबकि रेजिस्टेंसेस 4 रेजिस्टेंस जो है वो 4 चीजों पर डिपेंड करता है। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया इनका, ठीक है। तीसरा, ये सेकेंड डिफरेंस है ना। और तीसरा है SI यूनिट इज ओम। इसकी SI यूनिट ओम मीटर। नंबर 4 डिनोटेड बाय R। नंबर 4 डिनोटेड बाय रो, ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर आप 4 डिफरेंसेस लिख देंगे तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट रहेगा डिफरेंसेस के केस में। तो मेन रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, इसके बाद हमारे लिए एक और चीज आएगी जिसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। हमसे किसी ने डाउट पूछा है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन के लिए ये पहला वाला पॉइंट आप लोग लिख देंगे। इसका अगला डाउट यही है,
हमारे से फोर्थ डाउट किसने पूछा है? फोर्थ डाउट हमसे पूछा है व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की अगर आपके बारे में बोलना है, बताना है, तो आपको यहां से लेकर यहां तक लिख दीजिए। व्हाट इज रेजिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, तो ये आपका जो अगला डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। जिसका भी डाउट था, जो हमसे पूछ रहा था व्हाट इज रेजिस्टेंस, वो इतना पार्ट समझकर लिख दे। ठीक है, डिफरेंसेस रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या होते हैं? सबसे बड़ी चीज, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर एंड इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है और ये मटीरियल की। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह। एक इंसान को कैसा होना चाहिए, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ऐसा ऐसा उसको बिहेव करना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति तो वैसा बिहेव करता नहीं है। तो कोई अलग तरह से करेगा, कोई अलग तरह से करेगा। ठीक है, कोई उस कैटेगरी को अच्छी तरह से पालन करेगा उस बात का, और कुछ नहीं करेगा। तो वो कंडक्टर, वो इंसानों के नाम के हिसाब से अलग अलग हो जाएगी कि राम अच्छा लड़का है और रमेश खराब लड़का है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई बात कि ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर की और ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की। ओके, और डिफरेंसेस की बात है तो चार चार डिफरेंसेस आप लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमसे क्वेश्चन पूछा गया इसके बाद, फोर्थ वाला डाउट रेजिस्टेंस हमसे पूछा गया था और रेजिस्टेंस उस वाले में लिख देना है आपको, लेफ्ट साइड वाला। इसके बाद आपने हमसे पूछा 16th का बी, किसी ने मुझसे डाउट पूछा है 16th का बी, पेज नंबर 6, लक्ष्मी सिंह। इसने हमसे बोला है व्हाट इज मेंट बाय 1 वोल्ट, व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। यानी कि अगर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो उससे आप क्या समझते हैं? तो लिख लें इसको, द पीडी बिटवीन 2 पॉइंट्स is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of electric charge from 1 point to another। ठीक है, 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट क्या होता है? अब आपने फॉर्मूले के हिसाब से चले, V इज इक्वल टू W बाय Q होता है, तो इसकी यूनिट हो गई 1 वोल्ट, ये 1 जूल, और ये 1 कूलम। अब इसी के अकॉर्डिंगली ये डेफिनेशन दी गई। क्या बोला है? द पीडी बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। 2 पॉइंट के बीच का पीडी 1 वोल्ट कब कहा जाएगा? इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, अगर 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में, ये हमने आपको पीडी की डेफिनेशन में भी समझाया था कि पीडी किसे कहते हैं? किसी पॉइंट को, किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है। तो अगर हमने यहां से यहां तक 1 कूलम्ब चार्ज को मूव करने में 1 जूल का काम किया, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट। इसी को लैंग्वेज में लिख देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद मुझसे एक और क्वेश्चन का डाउट था इसी पेज नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे यह बोला गया था कि 3 2 वोल्ट के सेल हैं, इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया। तो ये मान लीजिए आपस में जोड़ दिए गए, ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट और ये भी 2 वोल्ट। तो नेचुरली
इसमें जब एक साथ इस तरह जोड़ा जाता है तो ये आपको वैसे भी हमने सर्किट के केस में भी बताया है कि मान लो ये दो रेजिस्टेंसेस जुड़े हैं, अगर इसका 2 वोल्ट है, इसका 3 वोल्ट है, तो टोटल बैटरी 5 वोल्ट क्या हो जाते हैं, सिंपली जुड़ जाते हैं, सीरीज में कनेक्टेड है। इसलिए इस केस में भी ऐसा ही होगा। टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू 2 + 2 + 2 यानी के 6 वोल्ट। पहले पार्ट में उसने हमसे ये बोला है 20 सेकेंड में, व्हाट इज द पीडी ऑफ द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। इसके टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, तो कितना होगा 6 वोल्ट का। सेकंड पार्ट में उसने हमसे बोला है हाउ मेनी जूल्स, इसका सेकंड पार्ट बी पार्ट है ना, ये ए था। इसमें हमसे बोला है हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डज 1 कूलम गेन ऑन पासिंग थ्रू 1 सेल। अगर एक सेल में से हम 1 कूलम चार्ज को फ्लो करवाएं तो कितना वर्क डन होगा। हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी डज 1 कूलम गेन। इलेक्ट्रिक एनर्जी आप वर्क एंड एनर्जी में 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड। वर्क डन और एनर्जी सेम चीजें होती हैं, अगर एनर्जी जितनी कंज्यूम होगी उतना ही वर्क डन होगा। तो यही चीज हमसे पूछी है। उसने बोला है हाउ मेनी जूल्स ऑफ एनर्जी, तो जूल्स का नाम सुनकर वैसे भी वर्क डन आपके दिमाग में आना चाहिए। अब 1 कूलम चार्ज को मूव करने में एक सेल से, एक सेल मतलब कितने वोल्ट, 2 वोल्ट। एक सेल से मूव करने में 1 कूलम चार्ज को कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो हमसे W पूछा है, क्या क्या गिवन है ये हमसे पूछा गया है। फॉर्मूला आपको मालूम है, एक फॉर्मूला आपको अच्छी तरह आपको रटा होगा, V = W/Q। अब इनमें हमें W पूछा गया है, V कितना दिया गया है 2 वोल्ट, Q कितना दिया गया है 1 कूलम। पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, W इससे क्या हो जाएगा VQ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो W V × Q कितना आ जाएगा 2 जूल। इसी के C पार्ट में, लास्ट पार्ट में पूछा है कि अगर हम इसको तीनों सेल में, अभी हमने एक सेल से पास किया है, अगर हम इसी 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक पूरे में फ्लो कराएं, तो बस अंतर क्या है, इस बार वोल्टेज कितना हो गया 6 वोल्ट। फॉर्मूला सेम अप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा W = VQ। V कितना इस बार आ जाएगा 6, कितने कूलम चार्ज को भेजा गया है 1, तो कितना हो जाएगा 6 जूल। ठीक है, तो 6 जूल का वर्क डन या एनर्जी कंज्यूम होगी। ओके, नेक्स्ट में हमसे ये बोला गया, एक और क्वेश्चन दिया गया 19th का भी, पेज नंबर 19 पे। एक इस तरह का फिगर बनाया गया, इसको ऐसे आगे बढ़ा दिया गया। इसमें मैं कोई एक पॉइंट बना लेता हूं, यहां है 0.2, 0.4 और इस तरह आगे 1.56 जो भी है, ठीक है, और ये 0.6 है। यहां पर क्या दे दिया गया I एम्पियर, यहां V दे दिया गया वोल्ट में। ठीक है, हमसे उसने ये 2 चीजें दे दी गई और ये बोला गया कि 19वें का B मतलब सेकंड पार्ट होगा। उसने हमसे बोला है what should be the value of V/I रेशियो। हमें निकालना है V/I की वैल्यू when the PD 0.8 वोल्ट, 1.2 वोल्ट एंड 1.6 वोल्ट। अब यहां बहुत सिंपल सी बात है, उसने हमसे जैसे यहां पर 1 वोल्ट है,
1 वोल्ट पर कितना एम्पियर करंट पास हो रहा है ये आपको मालूम है। तो उसने हमसे बोला है कि V बाय आई की वैल्यू निकालिए जब पीडी मतलब वोल्टेज, पीडी कितना हो 0.8 वोल्ट, फिर सेकेंड पार्ट में 1.2 वोल्ट हो तब कितना V बाय आई के रेशियो है, और फिर 1.6 वोल्ट हो तो इसका कितना रेशियो है। तो ऐसे केस में आप सबसे पहले ग्राफ को देखें। ग्राफ है एक VI ग्राफ, हम लिखेंगे सिंस VI ग्राफ इज अ स्ट्रेट line passes through the origin, therefore the ratio of V upon I remains same। यहां पर लिखिए therefore by ओम्स लॉ। अब हमने क्या बताया, उसने हमसे, ओम ने हमको शुरू में ही बता दिया था अपने लॉ में कि V बाय आई का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट रहता है। उस कांस्टेंट का उसने नाम दिया था रेजिस्टेंस, ओम ने बताया था। तो इसका मतलब V बाय आई का रेशियो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट किसी एक पर्टिकुलर कंडक्टर में। और अगर हम VI का ग्राफ बनाएं और वो एक स्ट्रेट लाइन हो, टेढ़ी मेढ़ी, जिगजैग नहीं, कर्वियस नहीं, स्ट्रेट लाइन हो जो कि ओरिजिन से पास हो रही हो। कहां से पास हो रही हो, ओरिजिन से। अगर ऐसा ग्राफ बन रहा है तो ये ओम के लॉ को फॉलो करेगा पक्का। तो इट मींस V बाय आई का रेशियो इस ग्राफ में हर जगह कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इट मींस इन तीनों की वैल्यू ऑलवेज remains same, ratio of V by I always remains same, ठीक है, बाय ओम्स लॉ। अब अगर हम 0.8V का रेशियो, 0.8V पर रेशियो निकालना चाहिए, 1.2 पे या 1.6 पे, तो हमें एक रेशियो किसी और का जिसका हम जानते हैं उसका निकालना है। तो V बाय आई इज इक्वल टू 1 by 0.4 when PD is 1 वोल्ट। जब PD 1 वोल्ट है तो रेशियो कितना है, तो PD 1 वोल्ट है तो V की वैल्यू कितनी है 1, उसके करस्पॉन्डिंग I कितनी है 0.4। तो इसका मतलब अगर V 1 वोल्ट है तो I कितनी है 0.4। इसको सॉल्व करने तो 2.5 आ जाएगा, ये बेसिकली ओम में आएगा क्योंकि रेजिस्टेंस आएगा। तो 2.5 आ जाएगा, इसको रेशियो है इसलिए आप अभी ओम हटा दें तो 2.5 आ जाएगा इसका रेशियो। अगर PD 1 वोल्ट है तो रेशियो 2.5। अब ये क्या किसी भी कंडीशन के लिए इस ग्राफ में बदलेगा, हमेशा ये क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, क्योंकि ओम का लॉ इस पर अप्लाई करेगा। इसका मतलब इस केस में भी इस रेशियो की वैल्यू 2.5 होगी, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में ही इस रेशियो की वैल्यू 2.5 होगी, क्योंकि जो रेशियो है वो ऑलवेज रिमेन्स सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस ग्राफ, बिकॉज दिस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास कर रही है तो ये ओम के लॉ को फॉलो करेगी, और ओम का लॉ कहता है V बाय आई हमेशा कांस्टेंट रहता है हर जगह पे। तो आपने किसी एक जगह पकड़कर V और I की वैल्यू निकाल ली, V और I की जब रेशियो निकाला 2.5 आया, तो ये सभी जगह 2.5 होगा, भले ये 1 वोल्ट ले लें, 0.8 वोल्ट ले लें या 1.2 या कोई भी ले लें। किसी भी पॉइंट पर देखेंगे उसके करस्पॉन्डिंग आप I ढूंढें, I ढूंढने के बाद रेशियो निकालें 2.5 ही आएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद मुझसे एक आउट ऑफ सिलेबस डाउट पूछा, सुपरकंडक्टर। सुपरकंडक्टर क्या हमारे कोर्स में है, सिलेबस में?
आई डोंट नो, लेकिन फिर भी चलिए पूछ लिया है तो एक लाइन में आप समझ लें अभी कि सुपर कंडक्टर किसी मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिस टेम्परेचर पर उस टेम्परेचर को कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पर कोई कंडक्टर रेजिस्टेंस लेस हो जाए, रेजिस्टेंस लेस का मतलब समझ रहे हैं कि उसमें करंट अगर फ्लो करे तो उसको उसमें रेजिस्टेंस जीरो हो। जैसे फ्रिक्शनलेस सरफेस बनाई जा सकती है क्या? नहीं, सोचा जा सकता है। ऐसे ही सुपर कंडक्टर बनाए जा सकते हैं, ये तो बनाए जा सकते हैं लेबोरेटरी में, लेकिन बहुत मुश्किल काम है क्योंकि इसके टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर पर लाना बहुत मुश्किल काम है और वो एक काफी बड़ी क्लास में आप जाके समझेंगे कैसे हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल आप ये समझिए सुपर कंडक्टर क्या होता है कि विच हैज नो रेजिस्टेंस, कंडक्टर विच हैज नो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि कंडक्टर जिसका कोई रेजिस्टेंस ना हो उसको कहते हैं सुपर कंडक्टर। ऐसे केस में अगर मान लो ये सुपर कंडक्टर है और इसमें से करंट फ्लो कराएं तो नहीं हीट एनर्जी जनरेट होगी, नहीं साउंड, नहीं लाइट, किसी भी तरह की, क्योंकि रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो फ्लो कर जाएगा सारा का सारा इलेक्ट्रिक करंट एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाएगा। ऐसे कंडक्टर को कहते हैं सुपर कंडक्टर। एल्यूमिनियम वगैरह ये किसी के भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर क्रिटिकल जाना होता है। तो ये आउट ऑफ सिलेबस बात है, लेकिन आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि सुपर कंडक्टर किसे कहते हैं। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट डाउट में हमें एक फिगर भेजा गया। ये है एग्जाम्पल 12.9, शायद एनसीईआरटी का है फोटो के हिसाब से, तो इसको समझ लें। एग्जाम्पल 12.9, इसमें हमसे ये बोला गया, एग्जाम्पल 12.9 में एक फिगर बनाकर दिया गया। हम लोग इतने क्वेश्चन रेजिस्टेंस के कनेक्शन के कर चुके हैं कि शायद ये आपको आसान लगना चाहिए। ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक है, ये R1, ये R2, R3, R4 और R5। R1 है 10 ओम, R2 है 40 ओम, 40 ओम, R3 है 30 ओम और फिर 20 और 60 ओम। बैटरी है 12 वोल्ट की। ये फिगर एक बनाकर दे दिया गया आपको, ठीक है। अब आपसे सिर्फ दो पार्ट उसने पूछे, टोटल रेजिस्टेंस, दूसरे में टोटल करंट। क्या उम्मीद करूं आपसे, कर पाएंगे? टोटल रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस इफेक्टिव। तो आपको ये मालूम है कि ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड हैं? एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल दें। हम इसको RE1 निकालते हैं। RE1 निकालेंगे तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 10 इंटू 40 अपॉन 10 प्लस 40, 400 अपॉन 50, तो ये आ गया 8 ओम। ठीक है, इन दोनों का रेजिस्टेंस अगर कंबाइंड कर दिया जाए तो ये 8 ओम आएगा। यानी इन दोनों को हटाकर अगर हम एक रेजिस्टेंस लगाएं तो वो कितने ओम का लगेगा? 8 ओम का लगेगा। ठीक है, अब ये नीचे की तरफ जो 3 रेजिस्टेंस बनाकर दिए गए हैं, इनका भी कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालें।
तो ये हो जाएगा 1/Re2 प्लस 1/R3 सॉरी इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। इन तीनों को पैरेलल में जोड़ना है तो फॉर्मूला आपको मालूम है 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। एलसीएम लेंगे 60 एलसीएम आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 1 6/60। यानी Re2 निकालना है तो ये हो जाएगा 60/6 यानी के 10। यानी इन तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा 10 ओम का। इसका मतलब इन तीनों की जगह अगर हम एक रेजिस्टेंस लगाना चाहें तो ये कितने ओम का लगेगा 10 ओम का। अब रही बात कि ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं ये आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, क्या ये पैरेलल हैं, क्या इन्हें पैरेलल कहा जाएगा? आप बताइए, हमें पैरेलल कहेंगे इसे? अगर नहीं समझ में आ रहा कि इन्हें पैरेलल कहेंगे या नहीं तो आप समझ लें फिर से एक बार। हमने इनके दोनों टर्मिनल के नाम ए और बी कर दिए। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। अब यहां पर क्या ये ए होगा? ये ए नहीं हो सकता क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ गया तो इसको सी दे दिया रहा। अब यहां पर ये क्या होगा? ये भी सी होगा। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर समझाता हूं। उसके बाद हमने 3 पॉइंट हमें मिले ए, बी और सी, तो हमने तीनों पॉइंट लिख लिए। अब एक एक करके चले। ए और सी के बीच में कितने ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है? 8 ओम का। तो हमने ए और सी के बीच में 8 ओम का एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया। फिर उसके बाद यहां तो कोई रेजिस्टेंस नहीं, और बी और सी के बीच में भी 10 ओम जुड़ा है, यानी इसके बीच में 10 ओम जुड़ा है। ठीक है, बी और सी में 10 ओम और ए और सी में 10 ओम, 8 ओम। ठीक है, अब ये कैसे कनेक्टेड हैं? क्या ये हमारे जो रेजिस्टेंसेस हैं ये किस तरह कनेक्टेड है? यहां से यहां तक तो कोई रेजिस्टेंस आया नहीं। कोई रेजिस्टेंस आया हमारे पास? कोई भी रेजिस्टेंस यहां आया नहीं बीच में। तो इसका मतलब ये कैसे कनेक्टेड होंगे? सीरीज में। कैसे कनेक्टेड होंगे? सीरीज में, एक सीध में कनेक्टेड है। आप खुद देखिए, ये पैरेलल नहीं है। इसके पॉजिटिव टर्मिनल से इसका लेफ्ट साइड यहां से जुड़ा है और ये दूसरे रेजिस्टेंस से जुड़ गया है, ना कि दूसरे पॉइंट से बैटरी से जुड़ा है। तो ये दोनों कनेक्टेड हैं इन सीरीज। कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। तो सीरीज में जोड़ दें। आठ ओम प्लस 10 ओम यानी कि 18 ओम। ये क्या आ गया? पहले पार्ट का आंसर। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 18 ओम। ठीक है, अब टोटल करंट पूछी गई, इसको नोट कर लेना। टोटल करंट का मतलब अब 18 ओम आ गया। इसका मतलब इन दो को हटाकर एक रेजिस्टेंस लगाना हो तो हम एक रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू का लगा सकते हैं? 18 ओम। अब टोटल करंट पूछी गई। टोटल करंट निकालने के लिए आपको दो चीजें मालूम होनी चाहिए, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 12। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? 18। इसको जब सॉल्व करेंगे 2/3 यानी 0.67 या 0.667 जो भी आई निकाला ना एम्पियर, ये आंसर हो जाएगा। तो टोटल करंट भी निकल गई और टोटल रेजिस्टेंस भी निकल गया। ठीक है, बता दूं। इसके बाद जो हमसे इसके बाद वाला क्वेश्चन पूछा गया था वो अभी हमने पढ़ाया नहीं उसको। इसमें बोला गया था कि सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वॉट। तो 10 वॉट बोला गया है।
10 वॉट होता है इलेक्ट्रिक पावर, और पावर अभी हमने फिलहाल नहीं टच किया है। तो जब हम पावर एक बार पढ़ा लें, उसके बाद ये वाला डाउट दोबारा से आप शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी तक के डाउट मैंने उसको क्लियर कर दिए हैं। तो ये वाला जो डाउट बचा रह गया है, ये जब पावर एक बार पढ़ा ले, हो सकता है पढ़ाने के बाद आपको क्लियर हो जाए, बताने की जरूरत ना हो, क्योंकि अभी आपको बताएंगे तो वैसे भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि पावर का अभी हमने आप टॉपिक शेयर पढ़ा नहीं आपके साथ। तो इसलिए ये डाउट आप मुझसे कब पूछेंगे, जब आप पावर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये तब शेयर भी करेंगे, दोबारा से पूछेंगे पावर के। तो ये तो थे अभी तक के जिसमें हमने डाउट आपसे पूछे। अब इसके बाद 2-3 ऐसे हम आपसे क्वेश्चन शेयर करते हैं, जिससे आपको अलग अलग रेजिस्टेंसों को पैरेलल या सीरीज में कनेक्टेड है उसको देखना आसान हो जाएगा। ये भी वैसे किसी का डाउट था, कोई बोल रहा था कैसे जुड़ेंगे पैरेलल और सीरीज के, तो इसको हम कुछ क्वेश्चंस को देख लें। ये देखिए, ओम क्लीम क्लीम श्रीम चामुंडाय नमः, ठीक है। ये जय श्री राम, जय श्री राम। मान लो ये आपसे यहां बच गया, यहां कैसे बच गया, और तो सब में आ गया। अब ये फिगर बना दिया जिसमें उसने हमसे कहा कि लीजिए, 2 बन गए क्या इसमें, एक है इसमें, कंफ्यूजन वरना तो ये सीरीज में हो जाएंगे वैसे अगर 2 होंगे तो। उसने हमसे कहा कि लीजिए साहब, एक फिगर ऐसा बना दिया गया और इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस पता कर दीजिए। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन छोड़ कर चले जाएंगे, सवाल ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, हमको सबसे पहले आराम से कंसंट्रेट करके समझना है कि कितने पॉइंट्स बनेंगे। तो आप देखिए, ये ए है, ये बी, 2 पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस उसने कंबाइंड पूछा है हमसे। बी, क्या ये बी होगा, नहीं, सी हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस आया बीच में। इसी तरह ये डी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा। इतने ही रेजिस्टेंस, इतने ही पार्ट होंगे। अब यहां पर आ जाए, 1 बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, इतने ही पॉइंट है। अब एक एक करके चले। ए से बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, 1। बी से सी में 1, सी से डी, डी से ई, ई से एफ। यानी आपने कौन कौन से रेजिस्टेंस कंसीडर कर लिए, ये हो गया बी से सी, सी से डी से ई से एफ, और एफ से ए। एफ से ए इसको भी बनाना है, एफ से ए के बीच में, एफ से ए के बीच में। तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा, एफ से ए के बीच में, यानी इसको भी हमने कंसीडर कर लिया। अब कितने बचे, कितने रेजिस्टेंसेस को बनाना बचा, 3 को। ये किसके किसके बीच में, एफ और बी के बीच में, एफ और बी। ये वाला कौन सा पॉइंट है, बी है, एफ और बी के बीच में। तो एफ और बी के बीच में कैसे बनाएंगे, एफ और बी के बीच में, ठीक है। और कौन सा बचा, एफ और डी के बीच में। तो एफ और डी के बीच में बना दीजिए। एफ तो ये था ही, एफ और डी के बीच में। इसके अलावा एक और बचा है, डी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में। इसका मतलब अब आपने ये तीनों भी ले लिए, तो सारे हो गए, और हमारा एक सर्किट इस तरह का मिल गया हमें। क्या अब आपके लिए मुश्किल है, देखिए ये सब आ रहे हैं फिलहाल, वैल्यू कुछ भी हो उससे हमें क्या लेना देना। अब आप आराम से देखें, ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड हैं, ये अंदर वाले दोनों सीरीज में। तो इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2R। इन दोनों का रेजिस्टेंस 2R, और इन दोनों के साथ ये वाला कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल
पैरेलल कनेक्टेड है, तो इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस इन तीनों का निकालना है। तो क्या वो इस फॉर्मूले से निकलेगा? 2R इन दोनों का सीरीज में और ये R पैरेलल में, तो 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2R R अपॉन 3R। R से R कट गया, कितना आया? 2R बाय 3। तो इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस आ गया 2R बाय 3। सिमिलरली एग्जैक्टली सेम ये भी 2R बाय 3 आ जाएगा, ये वाला भी। तो ये 2R बाय 3 और ये 2R बाय 3, ये दोनों कैसे आपस में जुड़े हैं? ये दोनों जुड़े हैं सीरीज में। इसकी जगह अगर एक रेजिस्टेंस हम बना दें, ठीक है, और इसकी जगह भी एक रेजिस्टेंस बना दें, तो कैसे फिगर बन जाएगा? एक बार फिर से बनाएं। देखिए ये इसी तरह का बन गया। ये R तो अभी बाहर ही था, इन तीनों को हमने जोड़ा तो उसकी वैल्यू आई 2R बाय 3। तो इनकी जगह हमने ये लगा दिया 2R बाय 3। इसी तरह इनकी जगह भी हमने क्या लगा दिया? 2R बाय 3। ये नीचे वाला R और ऊपर वाला R, ठीक है। अब हमें ये बताइए, क्या इनको आप जोड़ सकते हैं? कैसे जुड़ेंगे ये? इसको देखें, 2R बाय 3 प्लस 2R बाय 3, ये हो गया 4R बाय 3। इन दोनों को आपने जोड़ दिया सीरीज में, तो कितनी वैल्यू आ गई? 4R बाय 3। अब ये 4R बाय 3 और ये R आपस में कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल है, तो 4R बाय 3 इंटू R अपॉन 4R बाय 3 प्लस R। इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये हो गया 4R बाय 3 अपॉन 7R बाय 3, ठीक है। 3 से 3 कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कट गया, और R से R, तो कितना बचा? 4R बाय 7। यानी इनको हटाएं अगर ये ऊपर वाले सर्किल को, तो इनकी जगह किस वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं? 4R बाय 7 का लगा सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम इनको हटा दें तो इनकी जगह हम किस वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा सकते थे? 4R बाय 7। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो 4R बाय 7 और R ये आपस में कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। तो 4R बाय 7 प्लस R इज इक्वल टू, तो ये हो गया 11R बाय 7, और ये 11R बाय 7, ये वाले इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इनका हो जाएगा 11R बाय 7। अब ये 11R बाय 7 और R कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। तो क्या करना पड़ेगा? वो फॉर्मूला आपको मालूम है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11R बाय 7 अपॉन 18R बाय 7। 7 से 7 कट गया, R से R, आंसर कितना आ गया? 11R बाय 18। ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा A और B के बीच में इसका। तो ये देखने में हमको तो बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन कितनी आसानी के साथ सॉल्व हो गया। आपको बस इस तरह पॉइंट के बारे में चलना है। और देखते हैं, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका इतने टेढ़े मेढ़े फिगर देखने से डर खत्म हो जाए। ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस बताना है, तो इसमें हमें क्या बहुत घबराने की जरूरत है? कंसेप्ट तो हमें क्लियर है। अगर ये बी है तो यहां से चलें, यहां पर क्या होना चाहिए? बी ही होना चाहिए, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस रास्ते में नहीं मिला। ये बी है तो ये वाला बी होना चाहिए, ये बी है तो ये वाला बी होना चाहिए। पक्का? अब हमें बताइए, अगर ये ए है तो क्या ये ए होना चाहिए?
नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके और इस पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया। क्या इसे बी होना चाहिए? वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये बी है और इसके बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया। तो इसका मतलब इसका नाम हमें कोई और देना पड़ेगा। मान लीजिए सी दे दिया। अब 3 पॉइंट हो गए। टोटल कितने जंक्शन पॉइंट आपको मिल रहे हैं? 3। तो 3 को बना लें, ए बी सी। ठीक है, अब एक एक करके चले, रेजिस्टेंस पर कंसंट्रेट करें। बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस, तो हमने बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस बना दिया। ठीक है, इसका काम हो गया। बी और सी, ये बी और सी, इसके बीच में कितना है? एक और। तो बी और सी के बीच में एक और बनाना है, तो इसके ऊपर बनाने का नहीं ना, ऐसे बनाना पड़ेगा। ये वाला भी हो गया। इसी तरह ये बी और सी के बीच में भी एक और, तीसरा हो गया। और ये ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में का मतलब यहां से इस तरह। ठीक है, इस तरह 4 रेजिस्टेंस थे और चारों को हमने कंसीडर कर लिया। क्या आप इनकी वैल्यू नहीं निकाल सकते? मान लीजिए इसकी वैल्यू 5 ओम, 2 ओम और 1 ओम ऐसे दी हुई है। क्या इन तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस नहीं निकल सकता? इन तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल लीजिए और वो उसके साथ पैरेलल में इसको जोड़ दीजिए। इन तीनों को कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालिए और तीनों के साथ इसको पैरेलल में जोड़ दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई। ए और बी के बीच में ही हमको रेजिस्टेंसेस बनाने थे, तो ये बात। अच्छा, ये एक चीज और, ए और बी के बीच में बनाने थे, बीच में सी आ रहा था, तो हमको वैसे ही बनाने हैं। आपने ए सी और बी, तो ए बी और सी के बीच में कितना? एक। बी और सी के बीच में एक और, बी और सी के बीच में एक और ए और सी के बीच में एक। ठीक है, इसी तरह से बनाना है, इसी तरह से चलना है। ए सी और बी के बीच में, तो ये तीनों पैरेलल और इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालकर इसके साथ सीरीज में जोड़ देंगे। तो देखिए, ये टफ, दिखने को टफ है लेकिन आसानी से हो गया। एक और करते हैं। जय महाकाल है। देखिए, नाम लेके करेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से, जल्दी हो जाए। मान लीजिए ये यहां से चला और यहां तक आया, इसी तरह यहां से चला और यहां तक आया। ये पॉइंट आपको कह दिया गया ए और ये पॉइंट आपको कह दिया गया बी, और इसकी वैल्यू ये 6 है, ये 2 है, 3 है। तो ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंसेस लगे हैं उनका कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल दीजिए। तो कैसे निकलेगा ये, कैसे करेंगे? अब आप देखिए, ये बी है तो ये बी, ये बी है तो ये बी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये रास्ता तो हमें मिल रहा है ना बिना रेजिस्टेंस के। इस पे चले, यहां टच हुआ, इसका मतलब ये भी बी होगा। इधर आए, ये ए है तो ये ए, और उसी तरह से ये भी, ये क्या होगा? ए। ठीक है, अब कितने पॉइंट मिले यहां पर? ए और बी, तो ए और बी बना लें। ए और बी 6 ओम, ए और बी 2 ओम, ए और बी 3 ओम। तो क्या ये तीनों आपस में पैरेलल कनेक्टेड हो गए? देखने में ऐसा लग रहा होगा तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये कैसे होगा, समझ रहे हैं? इस तरह से हम पॉइंट्स डिसाइड करेंगे। पॉइंट्स को डिसाइड करते समय ध्यान से करना है। जैसे ये इस केस में ये बी है, तो आप कहें इसको सी नाम दे दो, लेकिन यहां देखिए, यहां पे बिना रेजिस्टेंस के एक पॉइंट जुड़ा हुआ है ना, तो उसको आप सेम नाम देना पड़ेगा, लिंक देना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। एक और देखें, ठीक है।
और हमने आपसे बोला ए और बी, इनके बीच में रेजिस्टेंसेस की वैल्यू निकाल दो। ये 8 है, ये 4 है, मान लो ये 6 है, यहाँ भी एक और जोड़ दें, आपकी मर्जी है, कहीं भी जोड़िए जहां जहां मन कर रहा है आपका। यहाँ 8, और आपसे बोला गया कि इनके ए और बी के बीच का ओवरऑल रेजिस्टेंस निकाल दो। कैसे निकालेंगे? तो आप पॉइंट्स के बारे में चलेंगे। ये बी है तो ये बी। अब बताइए क्या किसी और का नाम बी हो सकता है? तो देखिए आप यहां से यहां तक घुमाइए, इसको बी कहेंगे, और यहां से यहां तक इसको भी बी कहेंगे। अब ये बी है तो ये बी हो सकता है? नहीं हो सकता। अब यहां से आ जाए, ये ए है तो ये ए, ये से घूम कर रहा है, ए यहां से कनेक्टेड ए। अब कितने पॉइंट मिले आपको? ए और बी 2 पॉइंट। तो ए और बी के बीच में 8 हो, एक एक करके, ठीक है। ए और बी के बीच में 8 हो, ए और बी के बीच में 4 ओम, ए और बी के बीच में 6 ओम, ए और बी के बीच में 3 ओम। लीजिए सब पैरेलल, सारे के सारे आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलल। तो देखने में आपको डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन आप बस पॉइंट सही डिसाइड करें तो ज्यादा मुश्किलें नहीं होती, ठीक है। और अगर एक चीज के बारे में और हम लोग बस लास्ट है समझ लें कि अगर मान लीजिए ऐसे मान लीजिए कोई सर्किट लगाए और आपसे ओवरऑल रेजिस्टेंस पूछे, तो यहां बड़ी सिंपल सी बात है, जब करंट ऐसे गई तो वो यहां पर जाएगी ही नहीं, क्योंकि उसे रेजिस्टेंस मिल रहा है। वो क्या करेगी? यहां से होते हुए सीधा यहां आ जाएगी, किसी रेजिस्टेंस में से नहीं जाएगी। इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट। हमने क्या कर दिया इसको? शॉर्ट सर्किट। इसके थ्रू फ्लो ही नहीं करेगी, क्योंकि उसको एक रास्ता मिल रहा है जहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति कहां से जाना चाहेगा? जहां उसे रेजिस्टेंस ना मिले, तो यहां से आकर यहीं से पास हो जाएगी। इसका मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस इसका फिलहाल आप क्या मानेंगे? सर्किट का 0, क्योंकि इस रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू फालतू के लगे हुए हैं, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि करंट कभी भी इधर से होकर फ्लो कर जाएगी, रेजिस्टेंस में से होकर गुजरेगी ही नहीं, ठीक है। इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए। चलिए, तो आज आपके उम्मीद है सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अभी तक के पढ़े हुए। अब हम लोग कल से पावर और डोमेस्टिक सर्किट और इस तरह के अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। उम्मीद है 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा चैप्टर, है ना। चलिए, इस पे ध्यान से लगाते रहें सारे क्वेश्चन साथ साथ, ताकि हमको दोबारा जब रिवाइज करना पड़े तो बिल्कुल आसानी के साथ सब कुछ मालूम हो। ओके, चलिए, थैंक यू।